हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का 5th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.5। पिछले लेक्चर में 3.4 में आपने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन। आज उसके आगे करेंगे। आज जो डेरिवेशन आपको करना है वो डेरिवेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, यानी कि एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें करंट आई भी हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आया? तो हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे तो पहले तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो समझ ले, क्या था हमारा? हमने ड्राइव किया था Vd इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन m। ये फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अच्छा, ये तो क्या उसमें क्या था? Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m मास हो गया। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा। ठीक, ये तो हो गया प्रीवियस लेक्चर की बात। अब जो है आपको इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें और करंट के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। तो वो कैसे करेंगे आप इसे देखिए। एक कंडक्टर ले लिया तो डेरिवेशन का नाम क्या हो गया? इसमें डेरिवेशन कैसे पूछा जा सकता है? आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करें। एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करें जिसमें करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd दोनों प्रेजेंट हो। ठीक, और भी क्वांटिटी है तो कोई बात नहीं, मगर ये दोनों प्रेजेंट होना ही है। तो हमने ये कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ जो है L ले लिया हमने, और इसको आपने एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे बैटरी बना दिया है, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी और सेल। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। बैटरी का पोटेंशियल कितना? V। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो हो गई आपकी E। बात समझ में आया? और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ये एरिया इतने पार्ट का एरिया, ऐसा कंडक्टर है ना, जैसे ये है, तो इसका ये पार्ट का एरिया A ले लिया। बात समझ आया? तो जब ये बैटरी इससे कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी इसमें करंट कितना देगी? ये बैटरी करंट देगी I। तो हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बस आपको समझना है कि ये वैल्यूज कैसे लिख रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो हमने लिखा I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये लिख दिया। भाई इस बैटरी को जब इस कंडक्टर इस वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर है, वायर, तो उसको मैं सुना कि सिलेंडर ऐसा बना दिया, तो वायर सिलेंड्रिकली शेप का होता है, थोड़ा मोटा थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि थोड़ा डायग्राम क्लियर दिखे। बात समझा? इसको ये डायग्राम क्लियर दिखे, ये वायर का ही पीस है। तो क्या हुआ, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, बस आप ये पहला स्टेप ध्यान रखना, और आप इसमें ये चीज ध्यान रखना Q और T की वैल्यू जैसी इसमें पुट करा, बट डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन हो जाएगा। अब कैसे? अब Q है चार्ज और T है टाइम। तो इस पूरे कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है? चार्ज का मतलब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर टोटल चार्ज कितना है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये समझना, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं। जैसे अगर हम इस वायर को एल्यूमिनियम का वायर मान रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो एल्युमिनियम के एटम में जो टोटल तो इलेक्ट्रॉन 13 है और टोटल प्रोटॉन भी 13 है। तो हम 13 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम उन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जिन्हें एल्युमिनियम का एटम फ्री कर देगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो एल्युमिनियम का एटम को छोड़ देंगे और उस एल्युमिनियम के वायर जो है उसके अंदर इधर उधर घूमेंगे। उन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जो एटम से बॉन्डेड है, एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनकी बात नहीं करते। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ दे रहे हैं, उनकी बात। तो लास्ट ऑर्बिट वाली छोड़ेंगे।
तो अब इसमें कितना टोटल चार्ज है, अब टोटल चार्ज लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करेंगे इस एंड से इस एंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं Q से P की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एक बात आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हर चीज हाई से लो की तरफ जाती है, हर चीज, हवा या कोई एयर हाई प्रेशर से लो, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें या हीट की बात करें तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है। चार्ज जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो अगर हम ऐसे देखें तो हर चीज क्या होती है, हाई से लो की तरफ जाती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता, उल्टा। क्यों? नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हम कम मानते हैं और पॉजिटिव का ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, हमेशा नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन तो इधर चलेगा ना, वो तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो लो से हाई की तरफ जाता है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ये वाला एंड जो है क्यू एंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मान लिया यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे क्यू एंड का पोटेंशियल कम है क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इस पी एंड का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेगा, क्यू से पी की तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लेफ्ट टू राइट, और ये इधर से इधर चलेगा। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इस पूरे वायर में टोटल चार्ज कितना है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है और उन पर कितना चार्ज है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बात समझो, हमने क्या करा, ये जो Q है हम कैसे निकालेंगे, हमने लिखा Q इक्वल्स टू N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। N को क्या बोला, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इस वायर का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ। भाई वायर तो सिलेंड्रिकल शेप का, अगर ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आपने 10th में पढ़ा है, इसके किसी भी एंड, यानी कि इस एंड या इस एंड का क्या करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, इस पार्ट का एरिया, और इसकी लेंथ से या इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसे रखा तो आप बोलोगे हाइट, अगर ऐसे रखा तो बोलोगे लेंथ। तो सिलेंडर के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को अगर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू एल वॉल्यूम हो गया। और अब बात ये समझना है, ये क्या आया, एन को जब ए इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया क्या। तो फिर से समझो, देखो एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जैसे आप जिस रूम में बैठे, उस रूम में मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 मीटर क्यूब में 10 एयर मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत आसान तरीके से समझना है, बिल्कुल समझ में आएगा। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में मैंने बोला 1 मीटर क्यूब में 10 यानी कि 10 एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट। इमेजिन कर लिया 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट। इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बताओ, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में टोटल एयर के मॉलिक्यूल कितने हैं। तो आप क्या करोगे, आपको 1 मीटर क्यूब की वैल्यू पता चल गई। अब आप सोचोगे कि अगर मुझे इस रूम का वॉल्यूम पता चल जाए तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लिया आपके रूम का वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में कितने थे, 10, और आपके रूम का वॉल्यूम कितना है, 50 मीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम, तो आप वो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके इस पूरे रूम में कितने एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आ जाएगा। बात समझ में आया, बिल्कुल आसान सा तरीका है। 1 मीटर क्यूब में मैंने आपको बता दिए एयर के मॉलिक्यूल है 10। तो आपसे पूछा आपके रूम में बताओ टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आपने अपने रूम का वॉल्यूम मेजर कर लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसे 1 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि 1 मीटर क्यूब में 10 मॉलिक्यूल है, आपने कहा 50 मीटर क्यूब है, तो आप खुद ही लगा लो। 1 मीटर क्यूब में 10 होंगे तो 50 में कितने होंगे, 10 इंटू 50। तो ये जो n है ये है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बता चुका हूं, जो एटम को छोड़ चुके हो, दैट इज एन। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू लेंथ। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया आपका, एरिया इंटू वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, एरिया इंटू लेंथ। तो आपने इस कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन और उसको इस कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पूरे इतने कंडक्टर में, वो आ गया n को जब a इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गया। ये 1 मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और कंडक्टर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, कंडक्टर का वॉल्यूम। बात समझ में आया। अब क्या होगा, जब ये आ गया कि टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो कहा वो इतने किसके बराबर होगा, n इंटू एल के बराबर। तो कहा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, कहा ई, उससे और मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज है वो आ गया। बात समझ में आया, ठीक है। ये हो गया हमारा Q, इसको पुट करेंगे। अब T निकालना है, हमें देखना है एक इलेक्ट्रॉन, भाई कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा वो भी यहाँ पहुंचेगा, कोई यहाँ होगा वो भी यहाँ पहुंचेगा, यहाँ होगा वो भी यहाँ पहुंचेगा। सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो हम ये देखेंगे सबसे लास्ट एंड में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन इस एंड से, यानी Q एंड से P एंड तक पहुंचेगा, तो हमने माना कि वो टाइम कितना लेगा T, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, Q से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, L। तो हमने फॉर्मूला ये लगाया, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ T का फॉर्मूला बना ना, तो T इक्वल्स टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ से लेकर जो यहाँ वाला भी यहाँ पहुंचेगा, यहाँ वाले तो हम सबसे दूर वाले ले लेते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसकी जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखा, वी। वी की जगह हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की थोड़ी लेंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के, तो हमने उन सब की एवरेज ले लिया, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, और टी की जगह टी। बस आपको ये दो आपने फॉर्मूले बना लिए ना इस तरीके से, बस आपका हो गया डेरिवेशन। ये बनाना है, अब इसको वैल्यू पुट कर दो। I इक्वल्स टू Q के प्लेस पे लिखा NaLe अपॉन और T की वैल्यू, यानी कि ये T की जगह पर ये पुट करना है, तो L अपॉन VD। तो I इक्वल्स टू NaLe अपॉन इस L से कट गया और ये VD ऊपर चलेगा, तो ये आ जाएगा। यहां पर ये इसको काट दो यहाँ पे स्टेप में, तो ये आपका डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे NeA और VD ऊपर चलेगा, तो ये VD आएगा। बस हो गया एक्सप्रेशन। तो इस फॉर्मूले में करंट के N भी है, E भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन क्या कर रहा है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा है, करंट बढ़ेगा या कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम उसमें फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इस फॉर्मूले में करंट भी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। बात समझ में आया। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और क्या आ सकता है, इससे और क्या फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, ये तो आपका होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें एक और बोल सकते हैं आप डेरिवेशन, एक आपने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन ए। तो J इक्वल्स टू I की जगह पर यही वैल्यू रख दो, NeA VD अपॉन ए के प्लेस पे, तो ए से कैंसिल हो गया तो क्या होगा J NeVD। तो ये भी देखो अच्छे समझना, तो ये भी बोल सकते हैं आपसे, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा जरूरी नहीं, मैंने जैसे स्टार्ट करा तो मैंने आपसे बोला कि आज आपको डेरिवेशन करना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन आपसे ये बोल सकते हैं ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? तो वो इसलिए बोल रहे हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि इसमें इस फॉर्मूले में करंट डेंसिटी जी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हो गया। अब आप ये चीज़ समझो कि ये आपको अगर ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो ये आपको करना होगा, ये आप करेंगे। उसके बाद इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, आई का एक्सप्रेशन जो आपने यहाँ से ड्राइव करा है वो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम जनरल कंडीशन की बात करें तो ये हम ये मान के चल रहे हैं, जनरल कंडीशन की बात कर कि जे और वी डी में रिलेशन इसलिए बोल रहा है, आपको लग रहा होगा भाई इसमें ये जे और वी डी में बोल रहे हैं, ई की तो बात ही नहीं कर रहे, तो हमारे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी हम यहाँ जनरल कंडीशन क्या मान रहे हैं कि ये भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये भी यहाँ कांस्टेंट है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, तो बचा क्या, जे और वी डी। तो इसीलिए इसको क्या बोला, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस समझ में आ गया? तो ये दो डेरिवेशन छोटे छोटे से थे, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद में एक डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर ले, ठीक है। सही। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं। देखो भैया रुकना नहीं है बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं रुकना, आपसे ही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुकना है, बस लगे रहना है। अच्छा अब क्या करना है बेटा आपको, अब एक आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज करके ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज करके, यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्राइव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को आपको ड्राइव करना, बड़ा आसान सा डेरिवेशन है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप पहले लिख देते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है, वी डी इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन है, यही तो ड्राइव किया ना, इसको तुमको याद कर लो, क्योंकि बेटा ये आने वाला, ये न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल भी है इस पर, उसमें या डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद करना, हर हाल में फॉर्मूला भी याद करना, डेरिवेशन भी करना, ठीक है। बस अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया कि आपसे बोला जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज करके ओम्स लॉ को ड्राइव करना। तो अभी आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, क्या किया था, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये ड्राइव किया, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब हमने क्या करना है, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी हो गया, I इक्वल्स टू एन ई ए, और इस वी डी की जगह पर ये जो वी डी का फॉर्मूला आपने लिखा इसको लिख दिया, तो क्या हुआ, ई टाउ अपॉन एम। बात समझ में आ गया, एन के प्लेस पर एन, ई के प्लेस पर ई, ए के प्लेस पर ए, और वी डी के प्लेस पर ये पूरा, ये कहाँ से आया, यहाँ से। इसको याद करके रखना, आपको बताया मैंने। उसके बाद क्या करना है, I इक्वल्स टू एन, एक ई है, एक ई, तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, ए के प्लेस पर लिखा ए, ई के प्लेस पर लिखा ई, टाउ, हाँ ये टाउ में समझना, टाउ है, टाउ नहीं, ठीक है। तो टाउ के प्लेस पर टाउ और एम के प्लेस पर एम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आई के प्लेस पर आई, एन के प्लेस पर एन, ई के प्लेस पर ई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे ए। अब इस ई के प्लेस पर लिखना है v अपॉन एल। अब ध्यान रखना, v अपॉन एल आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, ई का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, सॉरी सेकंड चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकंड चैप्टर में था, ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल। तो भैया तो ई के प्लेस पर वी अपॉन एल, टाउ के प्लेस पर टाउ और एम के प्लेस पर एम। देखो एन के प्लेस पर एन, ई स्क्वायर के प्लेस पर ई स्क्वायर, ए के प्लेस पर ए,
बस इस ई की जगह पर ये वी अपॉन एल कर दिया, टाउ के प्लेस पर टाउ, एम के प्लेस पर है ना। अब इस v को यहां लेके आ गए तो ये हो गया आई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, एम एल, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको पूरे का रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया हमारा v अपॉन आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। v को ऊपर लिख दिया, आई को नीचे, पूरे को पलट दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड में पलट दिया, एम एल ऊपर चला गया, वो नीचे लगा, तो रेसिप्रोकल कर दिया हम बोले। अब क्या करना है, जब आपका इतना आ गया तो आप यहां पर देखो, अगर आपने टेम्परेचर फिक्स्ड कर दिया एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड, अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो ये सारी क्वांटिटीज कौन कौन सी, एन एल ए टाउ, बात समझना, मैं टिक लगा देता हूं, आप समझना। इस एन की बात कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं, टाउ की बात कर रहा हूं और लेंथ की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4, ये लिखिए 1 2 3 4 एट अ फिक्स टेम्परेचर एन एल ए टाउ, एंड कर देता हूं, एंड टाउ आर कांस्टेंट। फिक्स्ड, अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो इनमें किसी में भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अब आपको लग रहा होगा ये दो क्यों छोड़े हैं, ये मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो भाई आपको समझ में आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टेम्परेचर बढ़े या कम हो उससे चेंज होने वाला नहीं, वो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन का मास, वायर का टेम्परेचर बढ़े या कम हो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि ये तो परमानेंट हमारे फिक्स्ड है, टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो पता चला जब ये पहले से फिक्स एम और ई, यानी कि ये तो पहले से कांस्टेंट, इनमें तो चेंज आएगा नहीं, और बची है 4 एल एन ए टाउ, ये भी हमारे कांस्टेंट, तो इसका मतलब तो सभी कांस्टेंट हो गए। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बताया, बिल्कुल। राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया कांस्टेंट, ठीक है। आप कहा इस कांस्टेंट को क्या नाम दे, तो कहा दे दो इसको नाम आर दे दो, इसको क्या नाम दे, ठीक है। तो इसको आर दे दो, कहा इस कांस्टेंट का बोले आर, तो बोले बहुत बढ़िया। तो v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, तो v इक्वल्स टू आई आर, हो गया काम, हो गया काम, ठीक है। ये आ गया, ओम्स लॉ हमारा ड्राइव हो गया। तो था आसान सा डेरिवेशन, बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा, कुछ नहीं है इसमें, तुम्हारे सामने कोई डेरिवेशन टिक नहीं सकता। जहां तुमने 2 बार उसको रगड़ा ना पेन से तो बिल्कुल रट जाएगा तुम्हें, ठीक। इतना समझ में आया, ये हो गया। अब इसमें कुछ थोड़ा सा और देखना है, कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, ठीक है। अब तो डेरिवेशन तो कर लिया, अब क्या होता है, जो खाना वाना खा लेते तो क्या करते हैं लास्ट में, बोले यार कुछ मीठा खा ले, कुछ आइसक्रीम, कुछ कोल्ड ड्रिंक, लास्ट में होता नहीं होता है, तो वही थोड़ा सा यार, अब डेरिवेशन तो कर लिया, कुछ थोड़ा सा इसके देखते हैं। आपने ये, हमने क्या किया, ये आर लिखा किसकी जगह, इसकी जगह तो आर लिखा, तो उसको लिखते हैं भाई, हाँ इसकी, तो डेरिवेशन तो हो गया। बात समझना, आपसे बोला जाएगा यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्राइव ओम्स लॉ, तो आपने इसको लिखा और इसको कर देना यहाँ पे, इट्स ओके। लेकिन उसके आगे कुछ आपको और चीज़ें समझना है, उसको देखें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा आपने ये जो आर लिखा, ये किसकी जगह लिखा, ये आर लिखा, इस पूरे की जगह तो आर लिख दिया, तो आपने लिखा आर इक्वल्स टू, ठीक है, और ये हो गया हमारा एम, अरे ये बेकार है, सही, तो एम हो गया एम एल अपॉन
NE² A टाउ। ठीक है, ये लिख दिया। जब ये लिख दिया तो आपने देखा था वेयर R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ये वेयर लिख के जब ये लिखते ना, इसका मतलब होता कहीं और से फॉर्मूला यहाँ लाके फिट कर दिया। ये नहीं कि इसको चेंज करके करा, कहीं और ले आया। मैं तो इसको बोलता हूँ, वैसे तो इसका मीनिंग, वेयर का मीनिंग तो आपको सभी पता है, सबको पता है, पर मैं तो बोलता हूँ वेयर नॉट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम एनीवेयर, तो कहीं और से लाके लगा दिया। मीनिंग में समझने लगना कि ये बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, याद रहेगा। तो ये हो गया। तो अब क्या करें, अगर हम इन दोनों को देखें, ये तो आपने पहले पढ़ा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो R के प्लेस पर R, L के प्लेस पर L, L के प्लेस पर L, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये मैं लिख देता हूँ L अपॉन ए को इधर लिख देता हूँ और इस टाउ को ऐसे लिख देता हूँ। अब बहुत अच्छे समझो। अब देखो L A है तो ये हमारा ऐसे, ये L यानी कि L अपॉन ए की जगह L अपॉन ए, R के प्लेस पर, तो इस रो के प्लेस पर क्या रह गया। अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करें तो रो किसके बराबर हो जाएगा, रो हमारा हो जाएगा रो इक्वल्स टू M अपॉन NE² टाउ। ये हो जाएगा, बात समझ में आया। यानी कि रेजिस्टिविटी इसके बराबर होगी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो ये M इलेक्ट्रॉन का मास है तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रो जो हो गया वो प्रोपोर्शनल हो गया N और टाउ के। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बराबर। देखो आपने अभी तक पढ़ा कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। रेजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल डायमेंशन का मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। मतलब किसी वायर का एरिया का बढ़ा दो कम कर दो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वायर मोटा ले लो पतला ले लो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। तो रेजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, तो किस पर करती है, इस पर करती है। किस पर, N और टाउ पर। कौन है N, कौन है टाउ। अभी क्या बताया, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है हमारा N, क्या है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, दैट इज N। और टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इन दो पर डिपेंड करता है कौन, रो। बात समझ में आया। यानी कि, और टाउ क्या बताया था आपको, टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ये तो आपको याद रखना है, इसका इसके साथ रिलेशन है। इसका मतलब जब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, अब बात समझना है पॉइंट, तो इस N और टाउ दोनों में वेरिएशन आएगा। यहां आपको पॉइंट समझना, दोनों में वेरिएशन आएगा। अब कैसे, ऐसे आएगा कि जैसे पहले तुमने देखा टाइम, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर, ये तो आपने नोट कर लिया ना, तो मैं यहां इसको रब कर देता हूं, फिर यहां रब कर देता हूं मैं। उसके बाद आपको कुछ लिखना होगा तो मैं लिख के दिखा। देखो अब आपको समझना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। कहा क्यों रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, बात समझ में। जो ये कंडक्टर है बहुत आसान है, ऐसा नहीं, आप समझना कि बहुत टिपिकल ये वाले, कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, कुछ नहीं। इसको हमने किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये लगा दिया स्विच।
अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो मैंने क्या बताया सीधा कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधा ऐसा कोई रास्ता थोड़ी है खाली। ये यहाँ चला तो कभी यहाँ टकरा गया, तो कभी ऐसे चला जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा, कभी ऐसे, इस तरीके से। कभी ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, किसी आयन से टकराएगा। तो क्या होता है जब ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से बी एंड से ए एंड की तरफ चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जब ये जाएगा और इस वायर का टेम्परेचर बढ़ा, तो इसमें जो आयंस हैं, यानी कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कोई एटम होगा वो तो न्यूट्रल होता है, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हर एटम न्यूट्रल होता है। अब उस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने वो एटम छोड़ दिया, तो वो एटम तो पॉजिटिव आयन बन गया। तो वो जो पॉजिटिव आयन होंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अपनी जगह पर ऐसे तेजी से ऐसे वाइब्रेट करने लगे। पहले ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, अब पता चला टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे होने लगे। जब वो ऐसे ऐसे जल्दी होने लगे, तब ये ऐसे जा रहा होगा तो टक्कर भी जल्दी जल्दी होने लगी। अब जब टक्कर ज्यादा होगी तो रिलैक्सेशन टाइम, क्या बताया था मैंने पिछली डेफिनेशन में, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा। बात समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाउ कम होगा तो रो बढ़ जाएगा। ठीक। अब क्या होता है, अब टेम्परेचर बढ़ा तो इस n पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने जो बताया एल्युमिनियम का वायर है, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब मान लिया उस एल्युमिनियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री किया था, उसके लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि पहले ऑर्बिट में मान लो ये अंदर वाला है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसमें होंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रल हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए 13। अब पहला ऑर्बिट हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरा ऑर्बिट, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, Al का कितना है 283, तो लास्ट वाले में एक ये हो गया, ये लास्ट वाले बना देते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बना दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन, और एक ये इलेक्ट्रॉन। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने छोड़ दिया, एक फ्री था, पहले एक ही फ्री था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री था, इस कंडक्टर में घूम रहा था। अब टेम्परेचर बढ़ा तो एक और फ्री हो गया, बाहर वाला एक और फ्री हो गया, और बढ़ा तो पता चला एक और फ्री हो गया। तो इससे क्या होगा, अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल इस वायर जो वायर बना हुआ है, ये 10 एल्युमिनियम के एटम से बना फॉर एग्जाम्पल, और इस वायर का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल। एक एक एल्युमिनियम के एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 एटम थे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब पता चला टेम्परेचर बढ़ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन और फ्री हो गया, तो इसी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, यानी कि वॉल्यूम तो वही रहा 1 मीटर क्यूब, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, और बढ़ गया टेम्परेचर तो हो गए 30। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे बढ़ता जाता है, बात समझ में आ रही है? तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर, बात समझना बहुत आसान चीज है, टेम्परेचर बढ़ने पर टाउ तो डिक्रीज हो रहा है, और एन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एन की वैल्यू ऊपर जा रही है और टाउ की वैल्यू नीचे आ रही है। तो बेचारा रो क्या करे, अब रो क्या करे भाई, अगर वो टाउ की सुने, टेम्परेचर बढ़ने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब रो के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपसे कोई कहे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर आप टाउ को देखोगे तो कहोगे टेम्परेचर बढ़ने पर टाउ डिक्रीज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग रो इंक्रीज होना चाहिए।
अगर आप n को देख रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने पर n इंक्रीज हुआ तो रो को डिक्रीज होना चाहिए। हाँ तो कंफ्यूज यार किसके हिसाब से आंसर दूं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इन दोनों में जो डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। इन दोनों में जो डोमिनेट करेगा, यानी कि अगर टाउ डोमिनेटेड होगा यानी कि टाउ का प्रभाव ज्यादा होगा, जो रिजल्ट निकलेगा, तो n के कंपैरिजन में तो इस रो का आंसर हम टाउ के अकॉर्डिंग देंगे। अगर n का प्रभाव ज्यादा होगा, n डोमिनेट करेगा टाउ को, तो इसका आंसर हम किसके अकॉर्डिंग देंगे? n के अकॉर्डिंग देंगे। क्या होता है देखो एक चीज समझना, इसमें ऐसी चीज है जैसे आप कोई शॉप पर आप बैठे हो, आपकी शॉप नहीं आपके दोस्त ने बिठा दिया, बोले मैं अभी आ रहा हूँ, आप थोड़ा सामान यार तब तक देख लेना, बेच देना है। हमने ठीक है जाओ। आपको तो कुछ पता नहीं, आपने देखा किसी के सामान पे प्रिंट पड़ा था दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, मतलब प्रिंट नहीं पड़ा था अंदाजे से दे दिया। अब आके आपका दोस्त ये बोले प्रॉफिट हुआ लॉस, तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना सामान बेचा। 5 चीजें बेची, 5 चीजें, 3 में हुआ प्रॉफिट और 2 में हुआ लॉस। 3 में हुआ प्रॉफिट, 2 में हुआ लॉस। तो हम ये देखेंगे कि भाई 3 में प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉफिट तो 10-10 रुपए का हुआ और लॉस 50 रुपए का हुआ एक आइटम। तो पता क्या चलेगा? 3 आइटम में 30 रुपए का प्रॉफिट और 2 आइटम में 50 पैसे का लॉस, तो लॉस तो 100 का हो गया, प्रॉफिट 10-10 यानी 30 का हुआ। तो उसमें कैलकुलेशन काम करती है, हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में कौन ज़्यादा। तो ऐसे ही इसमें कैलकुलेशन होगी कि ये डोमिनेटेड है, ना उसी के अकॉर्डिंग आंसर होता है। इसमें जो क्वेश्चन में आएगा मैं आपको यही बता दूं, वो क्वेश्चन तो इतना आसान सा है कि उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, जितना डीपली मैंने आपको अभी यहाँ बता दिया कि ये डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं। वहाँ पे तो सीधा ये है कि मेटल्स का होगा। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि बोले मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको डायरेक्ट याद रखना है कि मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कहाँ नॉन मेटल है तो क्या होगा, तो कहाँ उसकी कम हो जाएगी। नॉन मेटल है तो उसकी कम हो जाएगी और मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब वहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि टाउ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं, ऐसा कोई इतना डीप कॉन्सेप्ट आपकी 12th के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी इन 2 पर डिपेंड करती है और ये दोनों क्या है? टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभी वो डेरिवेशन भी बोल देते हैं आपको ड्राइव करने के लिए कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा आपसे बोल सकते हैं कि आप रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन कीजिए या रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। किसकी टर्म में ड्राइव करें? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम। अब बात आ रही है कि इन्हीं 2 के बारे में क्यों बोल रही है, एम और ई के बारे में। फिर वही बात, एम और ई तो कांस्टेंट है, इसका नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे इनके बीच में एक्सप्रेशन ड्राइव करो, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड रेजिस्टिविटी रो, इसके बीच में रिलेशन ड्राइव करो। तो ये रिलेशन उस समय आपको ड्राइव करना हो। जो 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ वही 2 उस फॉर्मूले में आएंगे। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको करवाया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एक्सप्रेशन क्या है? I = NEA VD। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो लग रहा था यही 2 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 और ये 3 भी थे। समझ में आया? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्या करना है। तो मैंने ये भी चीज बताया, ऐसा भी एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको भी ध्यान रखें। आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।